और आइए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर अब आ रही है वो ये कि चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आ गई है कि चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव जो है उस पर रोक लगा दी है। आपको बता दें ये पूरा मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद अब चुनाव आयोग के पास पहुंचा है। सरकार चाह रही थी कि अब इस पूरे चुनाव पर रोक लग जाए फिलहाल, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। तो एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ खबर आपको दिखा रहा है। मध्य प्रदेश में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह बड़ा फैसला ले लिया है और जिस तरह के हालात थे, जिस तरह की स्थितियां थी, उसके बाद यही होना था। कानूनी सलाह लेने के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एकमात्र चैनल है जिसने सबसे पहले यह बता दिया था कि इन परिस्थितियों में, इन शर्तों के साथ, इन कंडीशंस में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं हो सकते। तब सरकार कह रही थी चुनाव होंगे, तब चुनाव आयोग कह रहा था चुनाव होंगे, तब बीजेपी कह रही थी चुनाव होंगे। लेकिन आपको बता दें कि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने तमाम तकनीकी पहलू उस वक्त समझे और अपने दर्शकों को समझाए और हमने आपको कहा था कि इन हालातों में मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हो सकते। आखिरकार वही हुआ है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। चेतन सिंह जी हैं, प्रभारी हैं प्रचार विभाग बीजेपी से। बहुत स्वागत है चेतन सिंह जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और रविंद्र सिंह तोमर जी हैं, कांग्रेस विधायक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र सिंह तोमर जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तोमर जी मैं आपके पास आता हूं। आखिरकार पंचायत चुनाव एक बार फिर अटक गए, लटक गए या उन पर रोक लग गई, ऐसा होते हुए दिख रहा था और वैसा हो गया। क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस पर? तो शुरू से ही अटकल चल रही थी पंचायत चुनाव को लेकर के। सरकार ने कोई गंभीरता शुरू से ही नहीं दिखाई और ये इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि ये जनता स्टार्टिंग से ही ये चर्चा सशंकित थी कि क्या शिवराज सिंह जी इस पे इतना संवेदनशील हैं चुनाव को लेकर के, और अब इससे कितना उन्होंने जो है नुकसान किया लोगों को। लोगों ने पर्चा फाइल किए, फीस जमा कर दी, तमाम नुकसान किया, प्रचार शुरू हो गया था। हमारे यहाँ तो पहले चरण में 6 तारीख को इलेक्शन हुआ और अब वो इलेक्शन कैंसिल कर दिया। ये पहले निर्णय लेना चाहिए था शुरुआत में, इसमें चक्कर के साथ चुनाव कराना है, ओबीसी आरक्षण को करना है। ये सारी चीजें पता होने के बाद भी उन्होंने इस पे गंभीरता नहीं दिखाई सरकार ने, इसलिए जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश भी है इसको लेकर के। ठीक है, मैं आता हूं चेतन सिंह जी के पास। चेतन सिंह जी, ये आखिरकार जिससे डरते थे वही बात हो गई और कोशिशें सबकी अपनी तरफ, लेकिन कानून तो कानून है और कानून का अगर पालन नहीं किया गया था तो ये तो होना ही था। कैसे देखते हैं आप चेतन सिंह जी? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार शुरू में ही कहा था कि हम 27% आरक्षण के साथ चुनाव कराना चाहते हैं। 27% आरक्षण की बात आते ही कांग्रेस के अनेक नेता और इनके जो वकीलों की वरिष्ठ फौज ये सब हाई कोर्ट चले गए, जहां से 27% की अनुमति नहीं मिली। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने निर्णय किया कि 2014 का जो हमारा परिसीमन संवैधानिक आरक्षण है उसके तहत, चूंकि हम चाहते थे कि निचले स्तर पर सरकार और सरकार के जनता के बीच में एक सेतु तो बने। हम चाह रहे थे कि जनता की जो आम संपर्क की योजना है उनके बीच में कोई सेतु बन करके काम करे, जो जनता की आवाज बन करके अपने बात सरकार तक पहुंचाए। लेकिन कांग्रेस ने पट्टे तय किया था तो मैदान में नहीं जाएंगी। तो पता था कि अगर चुनाव के मैदान में गए तो उनका परिणाम क्या होने वाला है। अपेक्षित हार से भयभीत होकर के, रण छोड़ करके ये पहले से इन्होंने तय कर रखा था। और ये इस बात का सबूत है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने बाद में कहा है कि पंचायत चुनाव कैंसिल हो गए। मैं इसका स्वागत करता हूँ। तो ये कोई नीति थी कि किसी तरह से ये चुनाव कैंसिल हो। अगर आपको जनता के बीच में जाना था, आप आते तो जो निर्णय होता उसको देखते ना बाद में, लेकिन आपने तो पहले ही तय कर लिया था। और आप देखिए 3 बार हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना किया, बाद में ये सुप्रीम कोर्ट 3 बार गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, तब जाकर के इनके सारे लोगों को राहत मिली कि आप चुनाव नहीं होंगे। अब कांग्रेस के नेता बहुत अंदर से सोचते हैं, जनता बताएगी आपको। आइए आप मैदान में की पंचायत के चुनाव में ये तो 2023 में तय होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अगर इस बात के लिए बहुत ज्यादा सजग थे तो सदन में अभी 3 दिन पहले सदन समाप्त हुआ और 5 दिन लगातार सदन चला। सदन में विपक्ष ने अपनी बात उठाई
सही बात तो ये है कि सरकार का खजाना खाली कर रखा है जो रविंद्र जी, आदरणीय तीसरे दिन शिवराज सिंह सदन जी ने, में मैं कह रहा हूँ, आपके- मैं नहीं कह रहा हूँ, सदन रविंद्र में जी, विपक्ष के चैनल नेता पे ने खड़े होकर जवाबदारी के के ये साथ कहा, बोलिए। और ये कहा चैनल पे इस जवाबदारी कारण के से साथ आप बोलिए। चुनाव को जनता को अरे तीसरे दिन आपके विधायकों जिन्होंने प्रश्न लगाए थे वो अपना प्रश्न करने के लिए विधानसभा में उपस्थित थे। आप ऑन द रिकॉर्ड जाकर के ना देखिए। ठीक है, ठीक है। चेतन सिंह जी, चेतन सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, ना रविंद्र सिंह जी, एक मिनट, तो आप पीछे भागते हो। एक मिनट, चेतन सिंह जी, चेतन सिंह जी, मुझे ये बताइए, चेतन सिंह जी, ठीक है, चेतन सिंह जी, आपकी मंशा बीजेपी की या सरकार की अगर पंचायत चुनाव कराने की थी और ओबीसी आरक्षण के हिसाब से कराने की थी, तो विधानसभा की कार्रवाई के दौरान उसकी कोई हमें वहां पर चीजें करने को देखने को क्यों नहीं मिली? विधानसभा यानी कि लोकतंत्र का मंदिर, आप विधेयक ला करके काम करना चाहते हैं, ना तो जनता से बात करते हैं, ना ही आप विपक्ष का साथ लेना चाहते हैं। लोकतंत्र में तो सबकी भूमिका होती है ना चेतन सिंह जी। अभिलाष जी, जी मैं आपकी बात पे ही आता हूँ जी, आप मध्य प्रदेश की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हो कि नहीं? जी कर रहे हैं ना? अगर मैं तो कहता हूँ कि इस देश का मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष की शानदार ट्यूनिंग है, शायद किसी अन्य प्रांत में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए अगर कमलनाथ जी को आपत्ति थी तो ये जो बातें आप विधानसभा में कर रहे, आप इस चुनाव के समय भी कर लेते। अगर आपकी नीति होती है ठीक थी तो आप कर लेते, चुनाव फेस करते ना। और मैं अभी भी कह रहा हूँ आज भी अगर नेता प्रतिपक्ष चाहे तो इस बात का संवैधानिक हल हम निकाल सकते ना, लेकिन आपने कोशिश कहाँ भारतीय जनता की? पार्टी चाहती है। चेतन सिंह जी, मैं यही कह रहा हूं कि आपने कोशिश कहाँ की विधानसभा में संवैधानिक हल निकालने की? आप देखिए चेतन सिंह जी, एक चीज होती है कि मैं जुबानी खर्च करूं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और एक दूसरा होता है कि मैं प्रॉपर उसकी प्रक्रिया का पालन करूं। यहां यह हुआ है कि सरकार ने बयान तो बहुत दिए, वादे तो बहुत किए, लेकिन प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से यह दिक्कत हुई। अभिलाष जी, जब आप हाईकोर्ट चले गए, जब आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, तब कहां बचा? क्यों नहीं बचा? क्यों नहीं बचा? जब मामला हाईकोर्ट गया था तब आप अब जो प्रक्रिया आप 3 महीने में करेंगे चेतन सिंह जी, चेतन सिंह जी, मैं आपको बताता हूं, सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए जो तय प्रक्रिया मानदंड है अब वो करेगी। मैं आपको अभी लिख कर दे रहा हूं। तो जब आप अब कर सकते हैं, आप अब कर सकते हैं, तो आपने प्रक्रिया का पालन पहले क्यों नहीं किया? जबकि किताबों में आज से 70 साल पहले लिखा गया कि आपको कुछ करना है तो ऐसे करना है। किताबों में 70 साल पहले ये भी नहीं बताया गया कि इस हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का 52% वर्ग ओबीसी का प्रतिनिधित्व करता है। आप ये भी तो समझिए ना। लेकिन आपको आरक्षण देने की प्रक्रिया बताई थी ना, और केंद्र सरकार ने अगर आपको ओबीसी आरक्षण को कम ज्यादा करने का अधिकार दिया तो उसकी एक प्रक्रिया है, तय प्रक्रिया का पालन नहीं होता सर। देखिए अभिलाष जी, अगर इनकी नीति और नीयत ठीक थी, ये हाई कोर्ट जाने से पहले बात करते ना सर, उनसे तो मैं बात कर ही रहा हूं, उनसे सवाल मैं करूंगा, आप तो अपने सवालों के जवाब दीजिए ना। चेतन सिंह जी, आप बीजेपी बराबर की जिम्मेदार है, पार्टनर इन क्राइम है इस पूरे मामले में। अगर पंचायत चुनाव फिर से अटके हैं तो देखिए, आप सरकार में थे, आपकी भूमिका ज्यादा थी, आपकी जवाबदारी ज्यादा थी, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा थी। चेतन सिंह जी, व्यवस्था नहीं कर सकता है जी, समझे? अब हम ये सारे तथ्यों के साथ 7 जनवरी को सारे स्टेटस रिपोर्ट आने वाली है ना, आने दीजिए ना रिपोर्ट। हम पूरी जानकारी के साथ, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों का दरवाजा ठीक है। कांग्रेस क्या जवाब? ठीक है, चलिए मैं रविंद्र सिंह जी के पास आता हूं। रविंद्र सिंह जी, ऐसा लग रहा है कि दोनों के मन की मुराद पूरी हो गई, बीजेपी और कांग्रेस की। अटक गए तो पंचायत कर्मी, जनप्रतिनिधि, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो पहले से कह रहा हूं, कांग्रेस का पक्ष बिल्कुल साफ है। सदन में नेता प्रतिपक्ष तो शोक सभा की वजह से स्थगित होगी सदन। दूसरे दिन जैसे ही सदन शुरू हुआ और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने खड़े होकर के ये कहा कि आप ओबीसी आरक्षण पर अगर चर्चा करना चाहते हैं तो आप ये बताइए कि कोर्ट में आपने वकील खड़ा नहीं किया, एक बात। दूसरी बात ये है कि यदि इनको सब कुछ पता था और ये करना ही था जैसा कि अभी आपने कहा, तो ये पहले भी तो कर सकते थे। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराने के बाद, जितना नुकसान करने के बाद लोगों का ये सब हुआ, ये पहले भी तो हो सकता था। हमारा पक्ष तो साफ है, हम तो चाह ही रहे थे, हमने सदन में वॉकआउट भी किया उसके लिए, और सदन को बराबर जो है चेतावनी दी, और दूसरे दिन ये कहा कि आपने जो कमिटमेंट किया सदन में उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, तब जाकर के इस बात के लिए सरकार जागी है। ठीक है, मेरे साथ संजय चड्डा जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, कानून की बारीकियां जानते हैं, और पहले दिन से इस पूरे मामले पर बहुत बारीक और बहुत मान्यूट ऑब्जर्वेशन वो करते आए हैं।
संजय चड्डा जी, देखिए शुरू दिन में जब हमने बात की थी तो मुझे याद है आपने स्पष्ट कहा था कि इन कंडीशंस में यह चुनाव नहीं हो सकता, तब जबकि हम देख रहे थे कि बीजेपी, कांग्रेस, सरकार, विपक्ष, इवन चुनाव आयोग तक कह रहा था कि चुनाव कराएंगे, और एकमात्र आप ऐसे शख्स थे जो कह रहे थे कि ये हमारे लॉ को अवॉइड करते हुए अगर चुनाव होगा तो ये वैसा कहलाएगा, इसलिए चुनाव नहीं हो सकता। आज चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया है कि चुनाव नहीं होगा, क्या क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, कानून, अभिलाष जी, पहले दिन भी मैंने यही कहा था कि कानून कानून से ही चलेगा, रूल ऑफ लॉ से हम लोग गवर्न होते हैं। मात्र सदन के पटल पे मुख्यमंत्री द्वारा या नेता प्रतिपक्ष द्वारा या अन्य जो एमएलएज और मंत्रीगण हैं उन्होंने कह दिया कि हम जो ओबीसी के कोटा के साथ इसको लेके ही इलेक्शन कराएंगे। ये मुझे याद है मुख्यमंत्री जी का भाषण पटल पे, उन्होंने कहा था उसके बगैर हम चुनाव नहीं करेंगे। तो ठीक है, हमने कहा था कि ये हो ही नहीं सकता, और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि अभी हम करेंगे। तो देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में 17 तारीख का जो अपना ऑर्डर है उसमें ये बात बड़े खुले तरीके से कही थी कि क्योंकि संविधान में इस चीज का प्रोविजन नहीं है, पहले अगर आपको करना है तो जाके उस प्रोविजन को बनाइए, तब उसके बाद इस तरह की घोषणा करिए। पहली। दूसरी चीज जो मैं तो अभी एक और मुझे थोड़ी सी पेच लग रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। अगर एक बार चुनाव की अधिघोषणा हो जाती है, किस परिस्थिति में चुनाव को वापस लिया जा सकता है, क्या उन चीजों का पालन हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मेरा मित्र भी बता रहे थे कि लाखों करोड़ों रुपए जो कई प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उन्होंने खर्च दिए, कई, क्योंकि ये निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक एक वोट का इंपॉर्टेंस होती है लोकल निकायों के चुनावों में। तो वो कैसे आप इसको वापस ले सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक, अभिलाष जी, बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, रविंद्र सिंह तोमर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये देखिए, जो भी बीजेपी जीती, कांग्रेस जीती, हमें नहीं पता। हमें यह पता है कि लोकतंत्र हारा है, हमें यह पता है कि सियासत जीती है, और हमें यह पता है कि जो लोकतंत्र की मूल भावना है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उस भावना को ठेस पहुंची है। पंचायत कर्मियों के साथ ये बेइंसाफी हम देख रहे हैं, पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ। आप लोकसभा चुनाव करा लेते हैं, आप पश्चिम बंगाल का इलेक्शन दूसरी लहर के बीच में करा लेते हैं, आपके पास तमाम विकल्प होते हैं। उपचुनाव मध्य प्रदेश में विधानसभा के, लोकसभा के हमने देखे, और पंचायत चुनाव कराने की इच्छा पहले से नहीं थी, ये सब जानते थे। उसे क्या जानबूझकर अटकाया गया है? जानबूझकर उसमें ऐसे क्लॉज डाले गए थे कि जाकर कोर्ट में अटक जाए? क्या ऐसा लगता है आपको इसके पीछे कोई साजिश है? बिल्कुल ठीक है। मैं आपको माननीय ये बताना चाहता हूं कि ये केवल जो है अपनी गलती दूसरे के सिर पर फोड़ने की नीयत से ये सारी कार्रवाई घुमाने का प्रयास था, लेकिन जाकर के लास्ट में खुद ही उलझ गए। सरकार मध्य प्रदेश की खुद उलझ गई उसमें। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में, मेरी विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र है और टोटल किसान है वहां, और जो लोग वहां चुनाव के मैदान में उतरे थे वो निहायत गरीब लोग हैं, कोई ज्यादा सक्षम क्षेत्र नहीं हमारा। लेकिन उसके बाद उन्होंने, अब कल से दो दिन से मैं सुन रहा हूं उनके मुंह से कि हम तो साहब बर्बाद हो गए, हम तो साहब कहीं के नहीं रहे। ये शिवराज सिंह जी ने पहले नहीं सोचा था। ये पहले अगर ये सब किया होता जो उन्हें करना था, ओबीसी आरक्षण पे रोटेशन की बात करनी थी, पंचायती राज अधिनियम के तहत जो कार्रवाई करनी थी वो वैधानिक कार्रवाई पहले से करके रखना चाहिए। ये चुनाव की सूचना जारी हो गई, इसके बाद ये सब प्रक्रिया सामने आई, और राज्यसभा केवल इसका नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, ठीक है, शिवराज सिंह जी ने ये लोकतंत्र की हत्या तो पहले ही कर दी। ठीक है रविंद्र जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। रविंद्र जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ ब्रेक किया है। आपने देखा होगा कि पहले दिन से हम जो कहते आए हैं, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वो बात सच हुई है। अब सबसे पहले इस खबर को हमने ब्रेक किया आज फिर, और आज हम सबसे पहले चुनाव आयोग का वो एक्सक्लूसिव बयान भी आपको सुनवा देते हैं कि चुनाव आयोग ने इस फैसले को लेने के बाद क्या कहा है। चुनाव आयुक्त बीएस जामोद जो हैं, उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। निर्वाचन आयोग ने फैसला ले लिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद सर, उन्हीं से ही बात करते हैं। सर, क्या कुछ फैसला लिया गया है? लंबी रसाकसी चल रही थी पिछले 15-20 दिन से, हम देख रहे थे।
देखिए, हमारी पंचायत के निर्वाचन की प्रक्रिया 4 दिसंबर से प्रचलित थी और इसी दरमियान राज्य शासन ने अध्यादेश वापस लिया, परिस्थितियां चेंज हो गई। उस कंडीशन में हमने विधि विशेषज्ञों से लीगल ओपिनियन लिया और उनसे सलाह मशविरा के पश्चात आज ये आयोग ने फैसला किया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया निरस्त कर दी जाए। सर, जिन लोगों ने नामांकन भरा था, क्या उनके पैसे वापस होंगे? जिन भी अभ्यर्थियों ने नॉमिनेशन पेपर्स जमा किए हैं, निक्षेप राशि जमा की है, उनको उनकी निक्षेप राशि वापस प्राप्त हो जाएगी। सर, कानूनी सलाह लेने की बात की जा रही थी, हम देख रहे थे कि आपने बार बार कहा कि हम कानूनी सलाह ले रहे थे। क्या कुछ कानूनी सलाह ली? क्योंकि सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट चले गई इस मसले पर। देखिए, विधि विशेषज्ञों ने सलाह दी है, उसके आधार पर आज हम ये निर्णय पे पहुंचे हैं और निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त हुई है। सर, अब अगली चुनाव की तैयारी की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार भी कोर्ट गई है, राज्य सरकार भी कोर्ट गई है, बोला 4 महीने के लिए टाल दिया जाए। तो उम्मीद है आपको कि ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा था उसको पूरा हल करके 4 महीने के बाद हो सकता है वापस से चुनाव पूरा? जिसकी जो जिम्मेदारी है वो सभी अपने अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करेंगे। आयोग आगामी और भी निर्वाचन के लिए यथाशीघ्र तैयार रहेगा। सर, ये मान लिया जाए जो पूरी प्रोसेस चल रही थी वो इस वक्त तत्काल प्रभाव से सब खत्म? जी हाँ, बिल्कुल पूरी खत्म। जी। तो ये थे हमारे साथ ये जामोद सर। ये कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद कह रहे थे। और मैं आता हूं संजय चड्ढा जी के पास। संजय जी, आप जिस सवाल को जानना चाह रहे थे, जिसका उत्तर मुझे लगता है वो उत्तर मिला होगा, बस वो शब्द उन्होंने नहीं कहा है कि जो अधिसूचना थी, जो आचार संहिता थी, वो अब कॉल बैक हो गई है क्योंकि रद्द कर दिया गया है। और ये मुझे जितनी जानकारी है, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूं उसको लेकर, ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद एक आधी बार हुआ है जब अधिसूचना चुनाव आयोग को लेकर के चुनाव आचार संहिता लग जाए और उसे वापस कॉल बैक कर लिया गया हो। बिल्कुल सही आपने कहा अभिलाष जी। आप ये जान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति इस चीज को चैलेंज करेगा तो न्यायालय के समक्ष न केवल सरकार को, मैं बहुत कटु शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बल्कि जो चुनाव आयोग है उसको भी लताड़ खानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है संभव। कानून की व्यवस्था है। अब कल से तो ये आरंभ हो जाएगा, आप चुनाव की घोषणा कीजिए, देखिए चुनाव आप हार रहे हैं, चुनाव घोषणा को विड्रॉ कर लीजिए। या अन्य किसी परिस्थिति, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं लेकिन स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि ये मेरा फील्ड है, हमने ऐसी परिस्थिति, ऐसा कभी पहले नहीं देखा। जबकि सुप्रीम कोर्ट का प्रत्यक्ष ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने ऑर्डर में कि आप चुनाव करवाइए, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की जो सीटें हैं उनको जर्नल में ले जाके करवाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो चुनाव के निर्णय है, जो उसका निर्णय का घोषणा होनी है, वो सबकी इकट्ठी करी। ये जब स्पष्ट रूप से आपको निर्देश दिया गया है, ऐसी परिस्थिति में जो ये मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस प्रकार की उन्होंने विधि परीक्षण करवाया है इसका, किस प्रकार का उन्होंने ये चेक करवाया है कि ये लीगली वायबल है कि नहीं है, मुझे इसमें संदेह है। संजय जी, मेरे पास वो एक्सक्लूसिव ऑर्डर भी आ गया है। चुनाव आयोग का ये ऑर्डर कहता है, मैं एक बार अपने दर्शकों के लिए पढ़ दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साफ तौर पर कहता है कि त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु जारी निर्वाचन कार्यक्रम ब्रैकेट में समय और अनुसूची निरस्त करने के संबंध में, इसके नीचे वो साफ तौर पर लिखते हैं कि उपरोक्त विषय अंतर्गत माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा पारित आदेश क्रमांक 100 की प्रति संलग्न है। आयोग द्वारा आदेश क्रमांक 100 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन हेतु जारी निर्वाचन समय सूची यानी कार्यक्रम और उनके अनुसरण में की गई निर्वाचन संबंधी समस्त कार्रवाइयों को निरस्त किया जाता है। संजय जी, यहां कंफ्यूजन मुझे यह है कि कार्यक्रम निरस्त करने का क्या मतलब है? क्या चुनाव की अधिसूचना जो है या जो इसकी आचार संहिता है ये भी निरस्त हो गई, या ये 4-5 महीने तक ये अभी बनी रहेगी, केवल कार्यक्रम यानी कि जो टाइम टेबल है उसको निरस्त किया गया है? अभिलाष जी, जो मैंने आपके शब्द सुने, आपने पढ़ के मुझे बताया, इसके हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि सारा कार्यक्रम अब रद्द कर दिया गया है, जो मुझे ऐसा लगता है कि विधि संगत नहीं है। कानून में इस चीज का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर साइलेंट भी है, कारण नहीं व्यक्त किया गया है किस कारण से ऐसा किया गया है। सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही ऐसा किया जा सकता है। और मैं आपके माध्यम से एक और बात अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, वो ये है
कि किसी भी प्रकार से राज्य सरकार के पास इस चीज का अख्तियार नहीं है कि वो इस चुनाव को वापस बुलाने की बात कहे। कानून की बात करिए ना, कानून की व्यवस्था इस प्रकार। आप मेरा जो पहले एग्जाम्पल दिया वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं था। मेरा एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ एक साधारण सी मैंने बात करने का प्रयास किया, मैंने बताने का प्रयास किया कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कि वहां पे राज कर रही है, जो वहां पे जिसकी सरकार है, वो जब चाहे चुनाव को निरस्त कर सकती है। क्या ऐसी प्रोविजन लॉ में है? मेरा मानना है ऐसा प्रोविजन लॉ में नहीं है। और आपको जब भी इस तरह की कोई अधिसूचना या कोई ऐसा ऑर्डर जिसे कहते हैं हम लोग जो अभी इन्होंने जारी किया है प्रदेश की निर्वाचन आयोग ने, वो उसको एक रीजन के साथ देना पड़ेगा ना। आपने रीजन तो दिया नहीं कोई भी, बिना रीजन के आप कैसे कर सकते हैं? और इस ऑर्डर में मैं नीचे देख पा रहा हूं, रीजन ढूंढने की मैंने कोशिश की, इसमें भी साफ तौर पर अनुसूचित जाकर के एक निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया था, तमाम तरह से लिखा, और कतिपय अवधि की समाप्ति के पश्चात पंचायतों के भावी परिसीमन अथवा विभाजन का निरस्तीकरण समझा जाना। तो कुल मिलाकर के कतिपय करके शब्द इस्तेमाल कर दिया है, जो आपने कहा है कि रीजन को यहाँ पर। छोटी सी और बात बताऊंगा जी। प्रोसेस जब चुनाव का प्रोसेस 4 दिसंबर 2021 को आरंभ हो गया, 6 तारीख को शायद वहां पोलिंग थी, कुछ ही दिन तो बाकी थे, सारे नाम निर्धारित हो गए। कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये हो गया कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक, चुनाव चिन्ह का वितरण कर दिया गया, और सबके बाद ये संभव नहीं है कानून के अंतर्गत। ठीक है, मेरा ऐसा मानना। बिल्कुल। चेतन जी, मैं आपके पास आता हूं। सर, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। सवाल मेरा सीधा है सर। पंचायत इलेक्शन पर सरकार भी चाहती थी रोक लगे, कांग्रेस भी चाहती थी, और चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि हम अभी का कार्यक्रम रद्द करते हैं। अब एक बात बताइए सर, बीजेपी चाहती थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, उसे यह करने से क्या किसी ने रोका था? उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अब यह चीज जाकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कहीं चैलेंज होती है और सरकार को राहत नहीं मिलती है, यह एक अलग बात है। आप अपनी तैयारियों में विफल रहे, आपने एंटिसिपेट नहीं किया था कांग्रेस जाएगी, अलग बात है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है चुनाव को समय पर कराना। उसके लिए जो प्रक्रियाएं पालन करनी थी वो नहीं हो पाई। इस पूरे इलेक्शन को बचे हैं महज 3-4 दिन, अगर मैं देखूं उस तारीख के हिसाब से, और करोड़ों रुपए आम जनता के आपने पूरी आपाधापी में खर्च करा दिए। निर्वाचन की प्रक्रिया, चाहे वो वोटर लिस्ट का संकलन हो, चाहे हमारे पोलिंग एजेंट्स का इधर उधर जाना हो, ट्रेनिंग के सारे कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। मेरे कई रिश्तेदार जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं वो बता रहे हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं दूसरे शहरों में जाकर। इतना पैसा खर्च करा दिया जनता का आपने। कोरोना काल में कह रहे हो कि करोड़ों अरबों रुपए हम कहां से खर्च करें, हमारे पास संसाधन नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? और कांग्रेस को लेकर के आप कहें उससे पहले मैं ये पूछता हूं, क्या बीजेपी की इसमें कतई जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसी जब कोई प्रक्रिया का पालन करने जा रहे हैं, आप ऐलान कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी पहले कर ली जाए? क्या ये करोड़ों रुपए बर्बाद करने की जिम्मेदारी सियासी पार्टियों की नहीं है? देखिए, राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी समाज के क्षेत्र में काम करती है, तो एक ऑडिट तो कानूनन होता है, एक ऑडिट सोशल होता है। अगर जैसा आपने मुझसे पूछा है क्या भारतीय जनता पार्टी जवाबदार जिम्मेदार नहीं, तो निसंदेह मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जवाबदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ चाहा कि इस मध्य प्रदेश में पंचायत राज के चुनाव हो जाए। अगर जनता को लगेगा कि हमारी बात गलत हो, तो निश्चित रूप से सोशल ऑडिट का बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन सरकार और पार्टी दोनों की नीति बहुत साफ थी, स्पष्ट थी। हम चाहते थे कि त्रिस्तरीय स्तर पर चुनाव हो, ताकि जनता और सरकार के बीच में ना। चेतन जी, माफी चाहूंगा, नीयत हो सकती है आपकी कि आप चुनाव कराएं ओबीसी आरक्षण के साथ, नीति नहीं थी। तय संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ, इसीलिए तो या तो सुप्रीम कोर्ट ने, फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बेवजह स्टे कर दिया। अगर प्रक्रियाओं का पालन होता तो क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसको मान्य नहीं कर लेते? ये चैलेंज इसीलिए हुआ ना जी। क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 3-3, 4-4 बार स्टे देने से मना किया, तो क्या हाई कोर्ट के जजों ने क्या उस सारी प्रक्रिया का कहीं अध्ययन नहीं किया होगा? यही होगा ना। तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी थर्ड अटेम्प्ट पर अपनी वार्निंग दी। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सरकार ने फिर फैसला, किसी प्रकार की कंट्रोवर्शियल स्थिति इस मध्य प्रदेश में नहीं चाहते हैं। दो बातें माननीय के माध्यम से सरकार के संज्ञान में आई है, उन सारी बातों का जो भी दुविधा हो,
हम पूरी न्याय संगत, तर्क संगत और सारे विधि सम्मत होकर के विधि सम्मत आप होंगे, यही मेरा सवाल था। रविंद्र सिंह तोमर जी, क्या आपको लगता है कि यहां पर बस गलती छोटी सी ये हुई थी, कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है, कि गलती ये की थी कि ऐलान करने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लेते और फिर ये सब करते तो ना ये पछड़ा होता और ना ही आज ये घूम फिर के हम वहीं पर लौटते। क्या कहेंगे आप? देखिए, स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है वर्तमान की, उसको न्याय कानून में कोई भरोसा नहीं है और ना ही लोकतंत्र में भरोसा है, क्योंकि लोकतंत्र के तरीके से जो सरकार 22 विधायक तोड़ करके खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई हुई है, तो इस समय इनके मन में बात ये थी कि ये जो प्रक्रिया ये इसमें जो फेल हुए, ठीक, वो इस कारण से फेल हुए कि सरकार के दिमाग में ये था कि हम जल्दबाजी करके ये ठीकरा कांग्रेस के सर पर फोड़ देंगे ताकि हमारी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। लेकिन इन्होंने जो गलती की वो खुद ही उलझ गए। मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक, इसको ना उलझ तो रविंद्र सिंह जी, उलझ तो कांग्रेस भी गई थी। जैसे ही ओबीसी आरक्षण पर रोक लगी थी तो कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की पार्टी ने अपने ही लोगों को डिसोन कर दिया था और ये कह दिया था ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ओबीसी आरक्षण पर रोक लग गई है। तो मेरा निवेदन तो सुनिए जी। जब आप लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, सरकार आप चला रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं वही आप मानेंगे? क्या आपको पता नहीं है कि आप कानून के तरीके से? ठीक है, अंतिम 1 मिनट का मैं संजय जी के पास आता हूं। संजय जी, मैंने ऑर्डर की कॉपी आपको भेज दी है, उसका विस्तृत तौर पर आप जो डिटेल है वो हमारे दर्शकों से आगे आप शेयर कर लीजिएगा। इसलिए ये ऐसे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कि जिससे इनको काम भी नहीं करना, चुनाव कराने नहीं दें इनको। ठीक है। रविंद्र सिंह तोमर जी, शुक्रिया। मैं संजय जी से एक अंतिम सवाल ले लूं। संजय जी से, रविंद्र सिंह तोमर जी, संजय जी, मैं आपसे अंतिम प्रतिक्रिया ये लेना चाहता हूं। संजय जी, क्या आपको अभी भी लगता है कि चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रम को रद्द करने के बाद भी कानून की अवहेलना हो रही है? क्या प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है आपको? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी हो रही है, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है क्या? सीधी सी बात है। बिल्कुल अभिलाष जी, इसमें दो राय नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, निर्देश था, डायरेक्शन था राडर, उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया गया है और स्केप रूट ढूंढ के उसको चुनाव को रद्द किया गया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये संभवतः 17 तारीख, जो कि 17 जनवरी की डेट है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे इस पे बहुत तल्ख टिप्पणी करेगा सुप्रीम कोर्ट, मुझे ऐसा लगता। बिल्कुल, 17 जनवरी को बहुत तल्ख टिप्पणी करेगा। और आपको, हमारे दर्शकों को हम बता दें कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो सैयद जाफर की उस याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है जिसमें रोटेशन को लेकर के बात कही गई थी। अब सरकार या तो बैक टू पवेलियन हो जाए और कह ले कि ना रोटेशन भी करेंगे, परिसीमन को लेकर के भी फैसला कर ले, वरना अगर ये सब चीजों से निकल भी जाएगा चुनाव, तो मूल जहां से शुरू हुआ था मामला वहां जाकर अटकेगा। पंचायत चुनाव की हालत देखकर मुझे तरस आता है हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ क्या हालत हो रही है। अमूमन हम ये सुनते थे कि सियासी पार्टियां, सियासी नेता खेला करते हैं चुनाव से पहले। पहली बार मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि दोनों पार्टियों ने मिलकर पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ा खेला कर दिया है। लोग समझेंगे और मीडिया उन्हें समझाएगा। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समझाएगा कि गलती इसकी उसकी नहीं, जिम्मेदारों की है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेतन सिंह जी, रविंद्र सिंह जी और संजय चड्डा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट में बस इतना ही।